हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लेकर आए हैं सीटेट की एक स्पेशल क्लास और आज की वीडियो में हम देखेंगे जीन पियाजे को। इससे पहले हमने वाइगोस्की के सिद्धांत को बहुत ही अच्छे से कवर किया है, सारे पॉइंट्स को क्लियर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जीन पियाजे को। अगर आप कोई भी टेट, सी टेट या फिर सुपर टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि आपने देखा होगा इंडिया के किसी भी स्टेट का टेट ले लीजिए या फिर सुपर टेट या फिर सी टेट, इन सब में एक दो क्वेश्चंस जो होते हैं ये कोलबर्ग, पियाजे और वाइगोस्की इनसे ज़रूर आते हैं, तो आप इन पर विशेष फोकस करिएगा। तो अब आज हम देखेंगे जीन पियाजे को और देखेंगे इसमें कहाँ से और कैसे प्रश्न बनते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन तो अपने आप में यही होता है कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चंस को भी क्लियर करते चलेंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा। लेकिन इनके सिद्धांतों को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इनके बारे में कुछ पॉइंट्स को पढ़ के चलेंगे। तो अगर एक क्वेश्चन आता है क्वेश्चन आता है कि जीन पियाजे कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो ये स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। बात आती है कि जीन पियाजे कौन थे, तो ये पहले एक जंतु वैज्ञानिक थे और जो जीन पियाजे थे इन्होंने आरंभ में जो बिने का बुद्धि परीक्षण था उनके साथ उसमें भी कार्य किया था। और जीन पियाजे ही वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने 3 बच्चों पर जो विभिन्न विभिन्न एज के थे उन पर 35 सालों तक अध्ययन किया। उसके बाद कहीं जाकर इन्होंने ये विकास का सिद्धांत दिया था। बात आती है अगर कि जीन पियाजे ने बच्चों को क्या बोला है, तो इन्होंने कहा है बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक, और इनके अनुसार जो बच्चे होते हैं वो अपने ज्ञान की रचना स्वयं करते हैं। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं इनके सिद्धांतों को। अगर हम देखें तो जो जीन पियाजे थे उन्होंने कितने सिद्धांत दिए हैं, तो उन्होंने 3 सिद्धांत दिए हैं। एक तो है भाषा विकास का सिद्धांत, दूसरा है नैतिक विकास का सिद्धांत और तीसरा है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब इन तीनों ही सिद्धांतों के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाषा विकास के सिद्धांत को। तो इनका जो भाषा विकास का सिद्धांत है, इन्होंने इसमें 2 प्रकार की भाषाओं को शामिल किया है। पहली है अहम केंद्रित भाषा, यहाँ पर हम नहीं होगा, अहम होगा। पहली है इनकी अहम केंद्रित भाषा, दूसरी है सामाजिक भाषा। बात करें अगर हम अहम केंद्रित भाषा की, तो ये तो मतलब हमेशा इससे क्वेश्चन रिपीट होता रहता है कि जीन पियाजे ने अहम केंद्रित भाषा किसको कहा है, या फिर आपको एक क्वेश्चन दे देगा कि जीन पियाजे ने जो बच्चे खुद से बातें करते हैं इसे क्या कहा है, तो इसे कहा है अहम केंद्रित भाषा। इसमें कंफ्यूजन रहता है वाइगोस्की और पियाजे में। अगर हम बात करें अहम केंद्रित भाषा है क्या, तो आपने देखा होगा बच्चा अगर कुछ कार्य करता है, वो कोई कार्य कर रहा है तो मतलब अपने कार्य को आगे बढ़ाने के साथ साथ खुद से बात करता है कि अब मुझे ये करना है, इसके आगे मुझे ये करना है। तो ये बच्चा जो खुद से बातें करता है अकेले में, तो जीन पियाजे ने इसे ही अहम केंद्रित भाषा कहा है। और बात करें कि अगर इसी भाषा को वाइगोस्की ने क्या कहा है, तो यही भाषा है वाइगोस्की ने इसको कहा है व्यक्तिगत वार्ता, यानी कि प्राइवेट स्पीच। बात करें कि ये कब तक पाई जाती है, तो ये शैशव अवस्था में पाई जाती है और ये भाषा आप देख ही चुके हैं एक तरफा होती है, क्योंकि बच्चा खुद से बातें करता है। बात करें हम सामाजिक भाषा की, तो सामाजिक भाषा वो है जो बच्चे आपस में एक दूसरे से करते हैं, ये 2 तरफा होती है और ये बाल अवस्था से स्टार्ट हो जाती है। अब देखें हम इनका अगला सिद्धांत। तो इनका अगला सिद्धांत है नैतिक विकास का सिद्धांत। इसमें इन्होंने 3 प्रकार की नैतिकता बताई है। पहली है परंपरागत, पराधीन या विषमांगी नैतिकता। बात करें अगर इसकी अवस्था की, तो ये कब से कब तक पाई जाती है, तो ये पाई जाती है 4 से 7 वर्ष तक। और ये जो नैतिकता होती है ये निश्चित होती है। मान लो अगर आपने 4 से 7 साल का कोई बच्चा है, उसको बता दिया कि जीव को मारना पाप है, तो उसके लिए जीव को मारना पाप है, चाहे वो चींटी हो या हाथी, वो ये नहीं देखेगा, उसने सीखा है कि जीव को मारना पाप है तो उसके लिए वो पाप है। तो ये जो नैतिकता होती है ये निश्चित होती है, इसे बदला नहीं जा सकता इस अवस्था में। बात करें अगर हम सहयोगात्मक नैतिकता की, तो ये पाई जाती है 7 से 10 वर्ष तक। और इसके अनुसार क्या होता है, ये जो नैतिकता होती है ये एक आपसी समझौता होता है। आपने देखा होगा इस एज के बच्चे आपस में समझौते करते हैं। जैसे एक बच्चे ने कोई मिस्टेक कर दी और दूसरा बच्चा उसको अगर कंप्लेन करने जा रहा है, लेकिन उसने खुद भी कोई मिस्टेक की हो और दूसरे बच्चे को पता हो, तो वो कहेगा तुम मेरी कंप्लेन मत करो, मैं तुम्हारी नहीं करूँगा, बस हो गया समझौता। तो ये किस अवस्था में पाई जाती है, 7 से 10 वर्ष में पाई जाती है। और इस प्रकार की नैतिकता क्या होती है,
7 से 10 वर्ष में पाई जाती है और इसे हम क्या कहते हैं, सहयोगात्मक नैतिकता। अब बात करें इससे क्वेश्चन कैसा आएगा, तो जैसे हमने आपको एग्जाम्पल बताया ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा कि दो बच्चों ने आपस में समझौता कर लिया, तो ये कौन सी नैतिकता है, तो ये कौन सी नैतिकता है, सहयोगात्मक नैतिकता। बात करें हम लास्ट, तो जो लास्ट नैतिकता है वो है स्वायत्त या स्वतंत्र नैतिकता। ये पाई जाती है 10 से 13 वर्ष में और ये जो नैतिकता होती है ये आवश्यकता पड़ने पर बदली जा सकती है। जैसे हमने आपको बताया कि जो पहली प्रकार की नैतिकता थी उसमें क्या था कि नैतिकता निश्चित होती है, बच्चे को बता दिया जीव को मारना पाप है तो उसके लिए वो पाप है। अब आप देखिए कि वही बच्चा अगर आगे चलकर आर्मी में चला जाता है तो उसके लिए क्या वो ये याद रखेगा कि जीव को मारना पाप है? अगर वो ये याद रखेगा, उसके सामने कोई आ जाता है आतंकवादी, तो वो अपनी नैतिकता निभाएगा या ड्यूटी? तो इसका मतलब ये होगा कि नैतिकता जो होती है आवश्यकता पड़ने पर बदली जा सकती है। तो इस नैतिकता को हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे स्वायत्त या स्वतंत्र नैतिकता। अब लास्ट है हमारा जो सिद्धांत वो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और ये सीटेट के लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और इसको नोट करके चलिएगा। तो जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है तो ये 2 प्रतिक्रियाओं पर आधारित है। बात करें हम किस पर, तो वो है, एक है संगठन, दूसरा है अनुकूलन। बात करेगा संगठन क्या है, तो बच्चे को जो भी ज्ञान मिलता है वो अपने अंदर मतलब इतनी योग्यता रखता है कि वो उसे इकट्ठा कर सके, तो वो ज्ञान को एकत्र करता रहता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, संगठन। बात करें अनुकूलन की तो इसमें 2 प्रक्रियाएं आती हैं, तो वो 2 प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं? पहली है आत्मसातीकरण जिसे हम समावेशन भी कहते हैं, दूसरी है समाविष्टीकरण जिसे हम समायोजन कहते हैं। बात करें अगर हम अब समावेशन और समायोजन की, तो समावेशन क्या है? समावेशन का मतलब है बच्चे के पास कुछ जानकारी है और उसे कोई नई जानकारी दी तो वो उसी जानकारी में जोड़ ले, तो इसे हम क्या कहेंगे, समावेशन। और समायोजन किसे कहेंगे, बच्चों को आपने कुछ बताया और फिर उसके बाद कुछ नया बताया तो मतलब वो अंतर कर पाए, मतलब उसी जानकारी में नहीं जोड़े, पहले जानकारी में और पुरानी जानकारी में कुछ अंतर कर पाए, तो हम उसे क्या कहेंगे, समायोजन। अगर हम इसे देखें एग्जाम्पल से, तो समावेशन क्या है, जैसे आपने किसी बच्चे ने किसी पक्षी को बैठा हुआ देखा, मान लो उसने कौवा बैठा हुआ देखा, तो आपने बता दिया, उसने पूछा ये क्या है, तो आपने बोल दिया कौवा है। उसने देखा कौवा है और ये काले रंग का है, अगली बार देखता है वो कोयल को, तो उसने देखा कि काले रंग का पक्षी है तो कौवा ही होगा ये, मतलब उसे नई जानकारी तो मिली लेकिन वो उसमें अंतर नहीं कर पाया, तो इसे हम क्या कहेंगे, समावेशन। बात करें अगर हम समायोजन की, तो उसने पहले देखा था कौवा, बाद में देखा कोयल, तो उसे जब बताया कि ये पक्षी काला तो है लेकिन ये कौवा नहीं है, तो मतलब अब उसे समझ आ गया कि हर काला पक्षी जो होता है वो कौवा नहीं होता, तो इसे हम क्या कहेंगे, समायोजन। मतलब अब वो अंतर कर सकता है, वो जिस पक्षी को देखेगा उसे पता चल जाएगा कि हर काला पक्षी कौवा नहीं होता, सबके अलग अलग नाम हैं। अगर अब हम बात करें पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण की, तो इन्होंने इसे 3 चरणों में बांटा है। जो सबसे पहली है हमारी वो है संवेदी पेशीय अवस्था, और जिसे हम इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं। बात करें अगर इसके अवस्था के समय की, तो ये होती है जन्म से 2 वर्ष तक, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी विशेषताएं, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन आता है। तो चलिए अब इसकी विशेषताओं को देखते हैं। तो सबसे पहली विशेषता क्या है इसकी, वस्तु स्थायित्व। अब वस्तु स्थायित्व का क्या मतलब है, इसे भी क्लियर करके चलते हैं। तो वस्तु स्थायित्व क्या है, मान लीजिए कोई वस्तु है जो बच्चे के सामने नहीं है लेकिन उसका अस्तित्व उसके सामने रहता है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे की मम्मी उसके पास नहीं है तो वो जोर से रोता है क्योंकि उसे पता होता है कि मम्मी यहाँ नहीं है लेकिन हैं, आएंगी वो, तो इसलिए इसे ये जो अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक, आपने देखा होगा ये वस्तु स्थायित्व इसमें पाया जाता है। बात करें अगर हम नेक्स्ट है हमारा परावर्ती क्रिया। अब ये परावर्ती क्रिया क्या है, तो इसका मतलब है बच्चा जिस कार्य को एक बार सीख जाता है तो वो उसी को दोहराते रहता है। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा बच्चा अपनी उंगली मुंह में रखता है, तो पहले आपको भी पता है कि उसे भी पता है कि कुछ नहीं मिल रहा है ऐसे रखने से, लेकिन फिर भी वो रखता है क्योंकि वो सीख चुका है। आप उसको वो बेवकूफ़ नहीं है जो मुंह में रखा है, उसको कोई ना कोई रीज़न ही होगा ना, क्योंकि वो उसका मतलब एक नेचुरलिटी है कि बच्चा जो कार्य सीख जाता है वो करता रहता है। तो ये कौन सी क्रिया कहलाती है, ये कहलाती है परावर्तित क्रिया। और ये किस अवस्था में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है संवेदी पेशीय या इंद्रिय जनित अवस्था में। नेक्स्ट है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार।
अब ये क्या है, ये हम पहले वीडियो में भी बता चुके हैं इसके बारे में। तो मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार वो होते हैं जो जन्म के साथ ही बच्चे में मौजूद होते हैं। जैसे आपने बोला, हमने देखा होगा कि बच्चा जो होता है, आपने देखा होगा छोटा बच्चा सोते सोते मुस्कुराता है, उसको किसी ने सिखाया तो नहीं है ना कि हंसना, लेकिन वो हंसता है। आपने देखा होगा कि बच्चा पैर चलाता है, वो उसको किसी ने नहीं सिखाया लेकिन वो चलाता है। तो ये सब क्या है, ये मूल प्रवृत्तियात्मक क्रियाएं हैं जो जन्म के समय से ही बच्चे में होती हैं। दूसरा है हमारा अनुकरण। आपने देखा होगा बच्चा अनुकरण करता है, आपने उसको बोला बेटा बोलो पापा, वो बोल नहीं पाएगा लेकिन फिर भी कोशिश करेगा। आप जीभ निकालो बच्चे के सामने, वो जीभ निकालेगा। तो ये सब क्या है, ये अनुकरण है। बच्चा जो होता है वो अनुकरण से सीखता है। दूसरा है इंद्रियों द्वारा अधिगम। अब बच्चे के पास इतनी समझ तो नहीं होती है ना कि वो आपने बता दिया और वो सीख जाए। तो वो कैसे सीखता है, वो अपनी इंद्रियों से सीखता है। उसके पास सेंसेस होते हैं। क्यों, आपने देखा होगा बच्चे को भूख लगती है तो उसे कैसे महसूस होता है, उसे किसी ने सिखाया तो नहीं है ना कोई बता रहा है कि तुम्हें भूख लग रही है। उसके पास इतना सेंस है कि उसे पता चल जाता है कि मुझे भूख लगी है। चलते हैं अब नेक्स्ट अवस्था पे। तो नेक्स्ट है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और बात करें इसके समय की तो ये है 2 से 7 वर्ष। और अब इसकी विशेषताओं को देखेंगे तो दूसरी इसकी विशेषता क्या है, अहम केंद्रिता, मतलब स्वार्थीपन। आपने देखा होगा बच्चा जो होता है मतलब ये समझता है कि पूरे ब्रह्मांड का कर्ता धर्ता मैं ही हूँ। आप बिस्कुट खा रहा है वो, आप उसको बिस्किट मांगेंगे वो नहीं देगा क्योंकि स्वार्थी है वो, और आप देंगे ले लेगा। तो ये बच्चे में नेचुरलिटी है, जेन्युइननेस उसमें पाई जाती है, स्वार्थता। दूसरा है अविलोम्यता। बात करें अगर हम अविलोम्यता की तो ये क्या है, तो अविलोम्यता का मतलब है कि बच्चे ने जो सीखा अगर आप उसे उसके आगे ले जाएं तो वो वापस नहीं जा सकता। मतलब पूर्व ज्ञान पर वो वापस, आपने जैसे हम एक एग्जांपल से देखते हैं, आपने बच्चे को टी बनाया, आप बोलोगे इसका वा बनाओ, वो बना देगा। आप बोलोगे इसका का बनाओ, वो ये भी बना देगा। फिर आप बोलोगे कि टी कहाँ है, तो उसे नहीं पता टी कहाँ है, वो वापस नहीं जा सकता क्योंकि उसमें अविलोम्यता पाई जाती है, मतलब विलोम्यता का अभाव पाया जाता है। उसे पता है कि टी से उसने ये सब बनाया है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि अब टी है कहाँ, वो नहीं बता पाएगा। तो ये क्या है, ये अविलोम्यता है। नेक्स्ट है हमारा संरक्षण का अभाव। संरक्षण का अभाव भी अविलोम्यता की है, लेकिन अविलोम्यता जो होती है वो अंकों में पाई जाती है और संरक्षण का अभाव आकृति में। आपने उसको एक ड्रॉप बनाई, आप उसको बोलोगे कमल का फूल बनाओ इसका, वो बना देगा। आप बोलोगे अब ड्रॉप निकालो, वो नहीं निकाल सकता क्योंकि उसमें संरक्षण का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा केंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब है कि बच्चा एक ही एंगल से सीख सकता है। आप उसको बता दोगे ये कुत्ता है, उसे पता चल जाएगा कुत्ता है। उसे नहीं पता कि इसकी 4 आंखें हैं, 2 पैर, सॉरी 2 आंखें हैं, 4 पैर हैं, ये सब वो नहीं नोटिस करेगा। सिर्फ वो एक एंगल से सोचेगा ये कुत्ता है तो बस कुत्ता है। नेक्स्ट है जीववाद। जीववाद का मतलब होता है कि जो चीज़ें निर्जीव हैं बच्चा उसे भी जीवित समझता है। आपने देखा होगा बच्चा एनिमल्स के जो टॉयज होते हैं उनसे खेलता है, तो उनसे ऐसे खेलता है जैसे जीवित है। भागो, मेरा घोड़ा आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो इस तरीके से वो खेलता है। तो मतलब उसे पता है, उसे ये लगता है कि इन सब जीवों, ये सब जो चीज़ें हैं ये जीवित हैं, जैसे मैं जीवित हूँ ये भी जीवित हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम जीववाद कहते हैं। फिर है गिनती, वर्णमाला, क्रम आदि सीखने की कोशिश। तो ये जो बच्चा होता है ये गिनती, वर्णमाला और क्रम एक तरीके से श्रृंखला बनाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सीख नहीं पाता। अगर क्वेश्चन आता है कि बच्चा क्रम बनाने की कोशिश कब करता है, तो उसका आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अब बात करें इसके क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन बनते हैं जीववाद किस अवस्था में पाया जाता है, अविलोम्यता किस अवस्था में पाई जाती है। इन सब का आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब अगली है हमारी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस संक्रियात्मक अवस्था। बात करें इसके समय की तो यह है 7 से 11 वर्ष। अब बात करते हैं हम इसकी विशेषताओं की। तो इसकी जो विशेषताएं हैं वो है गणित, पहली है गणित संक्रियाएं। तो जो मूल संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो होता है वो गणितीय संक्रियाएं करना सीख जाता है। आप जानते हैं गणितीय संक्रियाएं कितनी होती हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन। तो बच्चा इन चारों को आपने देखा होगा 7 से 11 वर्ष में करना सीख जाता है। तो मतलब जीन पियाजे कहीं भी गलत नहीं है, उन्होंने जो जो बताया है वो सब सही है। दूसरा है विलोम्यता। बच्चा इस अवस्था में अपने पुराने ज्ञान पर लौट सकता है। जैसे हमने देखा कि बच्चे ने टी का वा बनाया, वा का का बनाया। अगर आप उसको बोलेंगे कि टी कहाँ गई, तो वो इधर का मिटाकर टी आपके सामने ले आएगा। तो मतलब इस अवस्था में बच्चा विलोम्यता में आ जाता है।
दूसरा है संरक्षण, संरक्षण में भी यही है। आपने उसको बोला ए है, यहाँ पर बी है, आप इस लाइन को मिलाओ, तो वो मिला देगा। आप बोलोगे ये इसका एक त्रिभुज बनाओ, वो ये भी बना देगा। अब आप पूछोगे वो लाइन कहाँ है, तो वो इन दोनों को मिटाकर वो लाइन आपके सामने ला देगा। अगला है हमारा विकेंद्रीकरण। अब ये जो बच्चा होता है ये विभिन्न एंगल से सोचने लगता है। जैसे आपने उसको पहले क्या था, बच्चे को बताया कुत्ता है तो उसके लिए कुत्ता है। अब ये इस अवस्था में क्या होगा, बच्चा देखेगा इसकी एक पूंछ भी है, इसकी 2 आंखें भी हैं, इसके 4 पैर भी हैं। अब ये सब देखेगा, मतलब विभिन्न तरीकों से सोचेगा। तो ये सब किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अगला है हमारा क्रम परिपक्वता। अब इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा क्रम में लगाना पूरी तरह से सीख जाता है। आप उसको, आपने देखा होगा 7 से 11 वर्ष का बच्चा आरोही क्रम, अवरोही क्रम ये सब लिखना सीख जाता है। आप उसको कैसे भी उल्टे सीधे नंबर लिख कर दे दो, वो उसे आरोही क्रम में भी लगा लेगा और अवरोही क्रम में भी। अगला है हमारा श्रृंखला। तो बच्चा क्या होता है, इसमें श्रृंखला बनाना भी सीख जाता है। जैसे आप उसको बोलोगे सम संख्याएं लिखो, तो वो आराम से लिख देगा 2, 4, 6, 8, मतलब वो लिखना स्टार्ट कर देगा। उसे इतना पता चल जाता है कि ये एक अलग श्रृंखला है। आप बोलोगे विषम लिखो, तो भी वो लिखना स्टार्ट कर देगा। अब बात करें अगर हम वर्गीकरण की, तो इस अवस्था में बच्चा वर्गीकरण करना भी सीख जाता है। आप उसको 1 से लेकर 10 तक गिनती लिख कर दे दो। अब आप उससे बोलोगे इसमें से विषम संख्याओं को और सम संख्याओं को अलग करो, तो वो इजीली कर देगा। 1, 3, 5, 7 इस सबको अलग रखेगा, 2, 4, 6, 8 इस सबको अलग रखेगा, बना के रख देगा, आपका करके रख देगा वर्गीकरण। नेक्स्ट है हमारा तर्कपूर्ण चिंतन। अब इसमें क्या होता है, बच्चा जो होता है सोचता है, मतलब लॉजिक अप्लाई करने लग जाता है। नेक्स्ट है हमारा अंतर। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा 2 चीजों में अंतर करना सीख जाता है। अब अगला है हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक अवस्था। बात करें इसके समय की, तो ये है 11 से 15 वर्ष। अब इसमें हम देखें इसकी विशेषताओं को, तो इसकी पहली विशेषता है परिकल्पनात्मक चिंतन। अब इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कि इस एज में बच्चों के सामने क्वेश्चंस रखे जाते हैं कि मान लो ये एक्स है, मान लो राम ने श्याम को इतने पैसे दिए। तो आपने देखा होगा इस एज में क्वेश्चन आने लगते हैं। अगर आप इससे पहले नर्सरी, केजी, फर्स्ट, सेकंड में अगर ये क्वेश्चंस दें, तो वो कहेगा हम क्यों मान लें, वो नहीं मानेगा। तो इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बच्चा परिकल्पनात्मक चिंतन करने लगता है। नेक्स्ट है अमूर्त चिंतन। इस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। आप बोल दो, मान लो वहां पर आप वहां गए, मान लो आपने ये किया, तो बच्चा ये मान लेगा। और अगर छोटे बच्चे को बोलोगे मैं तो नहीं गया वहां, मैं कैसे मान लूँ। तो मतलब इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है, मतलब जो चीज़ उसके सामने नहीं है वो उसके बारे में भी सोच लेता है। अगला है हमारा सृजनात्मक चिंतन। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा मतलब क्रिएटिव हो जाता है थोड़ा, वो मतलब कुछ नया करने की कोशिश करता है। जैसे आपने देखा होगा, आपने उसको मैथ्स का एक क्वेश्चन दिया, अब उसने उसको एक मेथड आता है, वो सोचता है काश मुझे इसकी एक और ट्रिक आती होती, मुझे 2 ट्रिक्स आती होती, 3 ट्रिक्स आती होती, ताकि मैं इसे और इजीली कर लेता। तो इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा क्रिएटिव हो जाता है थोड़ा। अगला है हमारा तार्किक चिंतन। बच्चा इसमें क्या करता है, लॉजिक लगाकर सोचने लगता है। जैसे एक तरीके से हम बोले कार्य और कारण वाला चिंतन। आपने देखा होगा सीटेट में एक साल क्वेश्चन आया है कि कपड़े धूप में सूखते हैं, ये किस पर आधारित है। तो ये किस पर आधारित है, ये कार्य और कारण पर आधारित है। इसमें धूप क्या है, कारण, और कपड़ों का सूखना क्या है, कार्य। तो बच्चा इस तरीके से लॉजिक लगाने लगता है। अगला है अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन का मतलब होता है एक चीज को विभिन्न तरीके से सोचना। एक तरीके से हम इसको सृजनात्मक चिंतन भी कह सकते हैं। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप जीके की ट्रिक्स, जीके की क्विज और करंट अफेयर्स के लिए भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड